दोहा में हुए हालिया इस्राएली हमले ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। इस हमले में, जिसने सीधे तौर पर हमास के वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाया, इसने न केवल कतर की संप्रभुता का उल्लंघन किया, बल्कि लंबे समय से चली आ रही क्षेत्रीय शांति की उम्मीदों को भी तोड़ दिया। यह हमला एक ऐसी घटना नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जा सके। यह इसराइल की उस नीति का हिस्सा भी कहा जा रहा है जिसे कई विश्लेषक बिना किसी सीमा के बता रहे हैं, जो अब मध्य पूर्व की हर कोने तक पहुंच चुकी है। इस संकट के बीच ईरान एक निर्णायक भूमिका निभा रहा है। तेहरान ने इस हमले को राज्य आतंकवाद करार दिया और अरब तथा इस्लामी दुनिया से एकजुट होने का आह्वान किया है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने दोहा में होने वाली आपातकालीन अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने से पहले कहा था कि यह समय सिर्फ बातों का नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई का है। पेजेश्कियान का मानना है कि मुस्लिम देशों को इसराइल के साथ अपने संबंध खत्म कर देने चाहिए और आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मोर्चों पर व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। पेजेश्कियान का यह बयान दिखाता है कि ईरान इस संकट को सिर्फ एक सैन्य घटना के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यापक राजनीतिक और कूटनीतिक चुनौती के रूप में देख रहा है। ईरान की कूटनीति का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू अयातुल्लाह खामेनेई के वरिष्ठ सलाहकार अली लारिजानी के बयान में दिखाई देता है। लारिजानी ने खाड़ी देशों को चेतावनी दी थी कि उन्हें ज़ायनी इकाई के पागलपन का संयुक्त रूप से सामना करना चाहिए, वरना उनका खुद का भी विनाश हो जाएगा। उन्होंने संयुक्त संचालन कक्ष की स्थापना की मांग की, जो यह दर्शाता है कि ईरान अब सिर्फ बयानबाजी से आगे बढ़कर एक संगठित और एकीकृत क्षेत्रीय प्रतिक्रिया चाहता है। यह ईरान की पुरानी रणनीति से एक बड़ा बदलाव है, जहां वह अक्सर प्रॉक्सी समूहों के माध्यम से काम करता था। अब वह सीधे तौर पर सरकारों को एक साथ आने का आह्वान कर रहा है। दोहा में हो रहे शिखर सम्मेलन में ईरान के इस आह्वान को व्यापक समर्थन मिलने की भी उम्मीद जताई गई। कतर के प्रधानमंत्री ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की और इसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद कहा। शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले इराक और तुर्की जैसे देश भी इसराइल के इस कदम से नाखुश हैं। इन देशों में इस बात पर चर्चा चल रही है, क्या अमेरिका एक विश्वसनीय सुरक्षा भागीदार बना रहेगा या फिर नहीं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इस घटना के बाद चीन और तुर्की जैसे देशों के साथ वैकल्पिक रक्षा भागीदारी पर विचार किया जा सकता है। इस संकट ने खाड़ी देशों के बीच बढ़ते मतभेदों को भी उजागर किया। एक तरफ कुछ देश इसराइल के साथ सामान्य संबंध बनाना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान जैसे देश इन संबंधों को खत्म करने का आह्वान कर रहे हैं। ईरान का यह प्रयास क्षेत्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए है, ताकि इसराइल को अलग थलग किया जा सके और मुस्लिम देशों को एकजुट किया जा सके। ईरान की यह पहल न केवल मिडिल ईस्ट की भू राजनीति को बदल सकती है, बल्कि भविष्य में एक क्षेत्रीय गठबंधनों की दिशा भी तय कर सकती है। अमेरिका पर अक्सर आरोप लगते हैं कि वो दुनिया के छोटे देशों को हर तरीके से कंट्रोल करना चाहता है। वो कंट्रोल हथियारों से लेकर नेतृत्व तक की होती है, खासकर तब जब कोई देश न्यूक्लियर की ओर बढ़ रहा हो। कमोवेश ईरान पर परमाणु अप्रसार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव लगातार बनाता रहा, यहां तक कि इसराइल के साथ मिलकर युद्ध भी छेड़ दिया और हमला किया। इन सभी घटनाओं से सीख लेकर उत्तर कोरिया ने एक बड़ी घोषणा कर डाली है। नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर दुनिया को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वह अपने परमाणु हथियारों को कभी नहीं छोड़ेगा। तानाशाह किम जोंग उन के देश ने ऐलान किया है कि परमाणु शक्ति संपन्न होना अब उसके राष्ट्रीय कानून का अस्थायी हिस्सा बन चुका है और इसे कोई भी ताकत बदल नहीं सकती। नॉर्थ कोरिया ने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका चाहे जितना भी दबाव बना ले, परमाणु निरस्त्रीकरण का उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। नॉर्थ कोरिया के सरकारी मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया कि देश का परमाणु हथियारों से लैस रहना अब अस्थायी रूप से निहित और अपरिवर्तनीय है। इस बयान में अमेरिका द्वारा बार बार परमाणु निरस्त्रीकरण की मांग की निंदा की गई और कहा गया यह केवल राजनीतिक उकसावे की कार्रवाई है। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के संयुक्त राष्ट्र मिशन की आधिकारिक बयान में कहा गया कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की बैठक में अमेरिका ने हमारे हथियारों को अवैध ठहराने की कोशिश की, लेकिन प्योंगयांग ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि IAEA को हमारे मामलों में हस्तक्षेप करने का न तो कोई कानूनी और न ही नैतिक अधिकार है। बयान में कहा गया कि कोरिया की मौजूदा स्थिति को बदलने के लिए हर कोशिश का कड़ा विरोध
और अस्वीकार किया जाएगा। दरअसल नॉर्थ कोरिया ने साल 1994 में ही IAEA से नाता तोड़ लिया। उस समय उसका आरोप था कि अमेरिका इस एजेंसी का इस्तेमाल उसकी संप्रभुता को कमजोर करने के लिए कर रहा है। अब 3 दशक बाद प्योंगयांग ने फिर वही रुख दोहराया और कहा कि उसका IAEA से कोई आधिकारिक संबंध नहीं है। इस बयान से ठीक पहले नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने परमाणु हथियारों पर काम कर रही एक फैसिलिटी का दौरा किया था। वहां उन्होंने कहा कि प्योंगयांग अब अपनी परमाणु ताकत और पारंपरिक सशस्त्र बलों के निर्माण को एक साथ आगे बढ़ाएगा। किम जोंग उन ने साफ किया कि परमाणु हथियार न सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए बल्कि उसकी रणनीतिक पहचान का अस्थायी हिस्सा बन चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि नॉर्थ कोरिया का यह बयान उसके इरादों को और कठोर बना देता है। परमाणु हथियार छोड़ने की संभावना तकरीबन खत्म हो चुकी है। अमेरिका और उसके सहयोगी भले ही बार बार डिप्लोमेटिक प्रयास करें, लेकिन प्योंगयांग ने यह संदेश दुनिया को दे दिया कि उसकी परमाणु स्थिति अब कानून में दर्ज और अस्थायी है। गौरतलब है कि कुछ महीनों पहले ही इसराइल ने ईरान पर भी परमाणु हथियारों के निर्माण का आरोप लगाते हुए उस पर हमला बोल दिया। तब अमेरिका ने भरपूर उसका साथ दिया और B-2 बॉम्बर्स के सहारे कथित ईरानी न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया। और उसके बाद ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी फोर्सेस ने जो काम किया वह कोई और फोर्स नहीं कर सकती थी। अब देखना दिलचस्प हो जाएगा कि क्या नॉर्थ कोरिया का यह संदेश लेकर ईरान भी कोई अपनी रणनीति में बदलाव करता है या फिर नहीं। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष अब खाड़ी क्षेत्र तक पहुंच गया है। दोहा पर हुए मिसाइल हमले के बाद कतर और इजराइल के बीच राजनयिक संबंधों में दरार गहराती दिख रही है। हमले में हमास के कथित नेताओं को निशाना बनाया गया था, लेकिन कतर इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मान रहा है। कतर हमले के बाद UAE ने इजरायली राजदूत को तलब किया और स्पष्ट कर दिया है कि अब सामान्य कूटनीति नहीं चल सकती। दुबई एयर शो से इजरायली रक्षा कंपनियों को बाहर करने का निर्णय इसी का हिस्सा है। UAE ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया, लेकिन संकेत साफ है, कतर के साथ एकजुटता दिखाना। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि UAE का यह कदम प्रतीकात्मक ही नहीं, रणनीतिक भी है। इससे इजरायल को यह संदेश गया है कि खाड़ी देश अब तटस्थ नहीं रहेंगे। दुबई एयर शो 2025 में इजरायली रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाना क्षेत्रीय राजनीति में एक नया मोड़ साबित हो रहा है। UAE के इस फैसले को कूटनीतिक हलकों में इजरायली आक्रामकता के खिलाफ एक मजबूत संदेश माना जा रहा है। सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए UAE ने स्पष्ट किया है कि इजरायली रक्षा कंपनियों को दुबई एयर शो 2025 में भागीदारी की अनुमति नहीं दी जाएगी। UAE का यह कदम इजरायल के लिए एक गंभीर चेतावनी है कि उसकी एक तरफा कार्रवाइयों का व्यापक कूटनीतिक और आर्थिक प्रभाव हो सकता है। दुबई एयर शो जैसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंच से बहिष्कार इजरायली रक्षा उद्योग के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इस घटना से स्पष्ट है कि मध्य पूर्व में इजरायल की बढ़ती आक्रामकता उसे राजनीतिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर अलग थलग कर रही है। इस पूरे मामले पर इजरायल की ओर से अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह के हमले अब केवल गाजा तक सीमित नहीं रहेंगे। इजरायली कार्रवाई की यह नई रणनीति खाड़ी क्षेत्र को अस्थिर कर सकती है। बता दें आपको, इजरायली हमले के बाद इस्लामिक देशों ने दोहा में एक सम्मेलन भी किया है। इस सम्मेलन में इजरायल के हमले की सभी ने मिलकर निंदा की और सुरक्षा के लिए इस्लामिक देशों को एकजुट होने का प्रस्ताव भी रखा। इस प्रस्ताव पर सभी अरब और इस्लामिक देश एक मत नजर आए, जिसमें इजिप्ट ने 9 साल पहले लाए गए नाटो जैसे संगठन बनाने का प्रस्ताव को दोबारा दोहराया है। बल्कि दोहा पर हुआ हमला सिर्फ एक शहर पर मिसाइल गिरने की घटना नहीं है, बल्कि पूरी खाड़ी की कूटनीति में उबाल लाने वाला मोड़ बन गया है। अब सवाल यही है कि क्या अरब देश केवल बयान देंगे या कोई ठोस रणनीति अब इजरायल के लिए बनाएंगे और तुरंत लाएंगे।